हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डी डी गोयल यूट्यूब चैनल पर। सेकंड पार्ट जो है उसका नेक्स्ट जो पार्ट था सेकंड टेस्ट सीरीज का, उसके सॉल्यूशन जो है मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के सामने, जिसमें से 40 क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन कल आपने देख लिया था। आज जो है वो नेक्स्ट आप देखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है 61, क्योंकि 60 तक के सॉल्यूशन आपके ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि मॉक टेस्ट के बारे में, तो मॉक टेस्ट का जो है वो आपके पेपर्स रेडी है। मैं आप सभी को ये कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट जो है वो जरूर सॉल्व करें। ठीक है ना, आप एटलीस्ट ये 15 पेपर जो है वो जरूर सॉल्व कीजिए घर पर बैठ करके, जो है वो आप आराम से पूरा जो है उसके साथ में ओएमआर है, सभी की आंसर की है, क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स नहीं दे रखे। क्वेश्चंस के लास्ट में जो है वो आपको अलग से आंसर की दे रखी है, अलग से ओएमआर दे रखी है। 15 टेस्ट पेपर है, उसमें जो है वो आपके 15 के 15 ओएमआर दे रखी है। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा ही ओएमआर डलवाई है मैंने, वो इसलिए डलवाई है ताकि बाई चांस अगर आप ओएमआर गलत करते हो तो ओएमआर जो है वो आपको वापस से चेंज आप करके, वैसे तो नहीं करनी है, ठीक है ना, कोशिश यही करना कि ओएमआर गलत आप नहीं करो। ठीक है ना, तो ओएमआर जो है वो आपको भरने का ऑप्शन वगैरह सब चीजें उसमें जो है वो दी हुई है। ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट जो है हमने, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत कम रखूंगा। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बुक सेल वाला जो अपना कमीशन लेता है, ठीक है, वो सब मिला करके और बुक को पोस्टिंग को मिला करके हम बहुत कम जाने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो आपको बहुत एक रिलायबल रेट पे जो है वो आपको मिल पाए। दूसरी चीज है कि सारे बुक स्टॉल पे जो है हम अवेलेबल करवा देंगे। लगभग 1 मई को हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आज हो चुकी है 28 अप्रैल हो गई है। हमने आज जो है उसको भेजा है, तो लगभग लगभग ये है कि 4 से 5 दिन में मॉक टेस्ट जो है हमारे पास में आ जाएंगे। 1 या 2 मई को जो है हम लॉन्च कर देंगे उसको, और 5 मई तक कोशिश करेंगे कि सारे बुक स्टॉल पर हम उसको अवेलेबल करवा दें। ठीक है, तो 5 मई के बाद में सारे बुक स्टॉल पे आपको जो है वो मिल जाएगी। 15 दिन की तैयारी है, उसके लिए जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो बुक अपने घर लेकर आए, और आराम से हर रोज जो आपका एग्जाम टाइमिंग है, ठीक है ना, उस एग्जाम टाइम में ही बैठ के जो है वो अपने घर पे टेबल पे बैठ करके एकदम शांत माहौल करके वहां पे जो है आप टेस्ट दें। ठीक है, एग्जैक्ट कोशिश करें कि 3 घंटे का टाइम दिया है तो 3 घंटे में आप ओएमआर को फिनिश करें। ठीक है, चलिए, तो देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कूट जो है वो आपको छांटना है। तो ग्रूमिंग जो होती है वो त्वचा पर ब्रश द्वारा सफाई करना, तो ये बिल्कुल सही है। सीयरिंग क्या होती है? ऊन को काटना। ध्यान रखना, एक सीयरिंग होती है और एक क्लिपिंग होती है। क्लिपिंग होती है बाल काटना, ठीक है, और सीयरिंग होती है वो होती है ऊन काटना। ये दोनों अलग अलग होते हैं। वेलोइंग जो होती है वो पशु का पानी में लेटना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, तो ये चौथा जो भी होगा वो गलत होगा। डी हॉर्निंग, सिंग कलिका को हटाना। याद रखना, डी हॉर्निंग होता है सिंग को हटाना, सिंग कलिका को हटाना जो है वो डी बडिंग होती है। ठीक है, जिसमें बड जो होती है, सिंग कलिका जो होती है उसको हटाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 61 का डी। ठीक है, 62 जो है, निम्न में से किसमें जो है वो कुबड़ पाए जाते हैं? तो भाई कुबड़ होते हैं एक तो देसी गाय में और एक ऊंट में। तो देसी गाय में होते हैं, तो ये नहीं होगा, देसी गाय है इसमें भी नहीं होगा। विदेशी गाय और भैंस में जो है वो कुबड़ नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मुर्गी के आमाशय के कितने भाग होते हैं? ध्यान रखना, मुर्गियों पे एक क्वेश्चन हर साल एलएसए में पूछा आता है और 2025 में भी पूछा जा सकता है। रुमांथियों में कितने होते हैं? ऊंट में जो है वो कितने होते हैं? ऊंट में कौन सा नहीं पाया जाता? कौन सा सत्य आमाशय होता है? मुर्गियों में कितने भाग होते हैं और मुर्गियों में कौन सा सत्य आमाशय होता है? ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुर्गियों में ध्यान रखना 2 भाग होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस वेंट्रिकुलस। गिजार्ड जो है प्रोवेंट्रिकुलस जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा सेकंड, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 64, एक ब्रूडिंग यूनिट जो होती है उसमें कितने चूजे होते हैं? पहले तो भाई देखो ब्रूडिंग क्या होती है, तो देखो ब्रूडिंग क्या होती है कि हैचिंग, हैचिंग के बाद में, हैचिंग भी क्या होती है ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। तो हैचिंग क्या होती है कि अंडे से चूजे का बाहर निकलना। तो जब अंडे का चूजे से, सॉरी, अंडे से चूजे का जब बाहर निकलता है तो उसको हैचिंग कहते हैं। और हैचिंग के बाद जो है
वो एक विशिष्ट तापमान, एक विशिष्ट ताप जो होता है 95, 90 और अलग अलग जो है वो टाइमिंग में अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है। विशिष्ट ताप जो है वो लगभग 6 से 8 सप्ताह तक दिया जाता है और इसी को जो है वो अपन ब्रूडिंग कहते हैं। और एक ब्रूडिंग यूनिट जो होती है उसमें कितने चूजे होते हैं? 250 चूजे जो है वो अपन यूज करते हैं। आंसर 64 का हो जाएगा ए। ठीक है। 65 क्वेश्चन, हाथ से ऊन कतरन के संदर्भ में असत्य कथन जो है वो कौन सा है? अगर हाथ से ऊन कतर रहे हैं तो कौन सा सही कथन होगा? तो भाई क्या हाथ से ऊन कतर रहे हैं तो कम लागत में आसान प्रबंधन हो जाता है? बिल्कुल सत्य है भाई। एक तो पैसे कम लगते हैं हाथ से ऊन कतरने में, भेड़ को चोट लगने और ऊन का दूषित होना जैसी समस्याएं आती है वो इसलिए आ जाती है कि हाथ से जब अपन कतरते हैं तो हो सकता है कि कई बार अपने हाथ टेढ़े मेढ़े चल जाए तो उसको चोट लग सकती है। तो बिल्कुल ये भी सही है। क्या ये ऊन कतरने की नवीनतम विधि है? नहीं भाई, लोग आजकल मशीनें खरीद रहे हैं। तो मशीनों वाली आजकल वो आती है जो अपन जो है वो जनरली ट्रिमर यूज करते हैं, वैसा ट्रिमर आता है उनका। इस विधि में ऊन कतरने वालों को तनाव होता है। तो भाई बिल्कुल तनाव होता है। तो ये तो है ही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये 3 इंस्टीट्यूट, एक तो IVRI और एक NDRI और एक NDDB, ये तीनों इंपोर्टेंट है। और आपको तीनों पता है कि IVRI NDRI तो करनाल में हरियाणा, ये जो है वो इज्जत नगर यूपी में है, और NDDB जो है वो आपको पता है ये है गुजरात, आनंद गुजरात। ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये तीनों इंपोर्टेंट है, इन तीनों का याद रखना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 67, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में जो है, मैटिंग करने में जो है वो आसानी रहे। तो ध्यान रखना, एक टैगिंग, रिंगिंग, आइंग और फ्लैशिंग, इस सारों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना। जो टैगिंग होता है इसमें क्या होता है कि पीछे वाले हिस्से से, यानी कि यहाँ पर जो आंसर ए होगा, जो भेड़ के पिछले वाले हिस्से से जो है ऊन हटाते हैं उसको तो अपन कहते हैं टैगिंग। रिंगिंग जो होती है वो क्या होता है? शिश्न के चारों, भेड़ के शिश्न के चारों ओर की जो ऊन होती है उसको हटाना जो है उसको रिंगिंग कहते हैं। आइंग जो होती है वो वूल ब्लाइंडनेस, वूल ब्लाइंडनेस क्या होती है कि भेड़ के जो वूल होती है वो आंखों के आगे आ जाती है, उस वूल ब्लाइंडनेस को हटाने के लिए जो है वो आइंग, यानी कि आंखों के चारों ओर जो ऊन होती है उसको हटाना, आंख के चारों ओर की ऊन को हटाना। ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं आइंग। और फ्लशिंग जो होता है वो एक्स्ट्रा दाना देना। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लशिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल 67 का आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ठीक है। 68, गाय को गिराने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, र्यूफ मेथड जो होता है जिसमें 2 से 3 जो है वो हाफ हिस्से होते हैं। ठीक है, 2 से 3 हाफ हिचेज, मतलब कि पहले आगे बांध दिया, फिर इसके बाद में पहला हिच करके इसके बाद में उसको टाई कर देते हैं, फिर दूसरा वापस से घुमा करके वापस से दूसरा हिच, फिर वापस से तीसरा घुमा करके वापस से तीसरा हिच। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको तो पता होगा जो फील्ड में, कि हाफ हिचेज क्या होते हैं। तो र्यूफ मेथड जो होता है उसमें आसानी से जो है वो गिरा सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। असत्य कथन इनमें से बताइए। तो भेड़ बकरी के पैरों को बांधकर काबू करते हैं। ठीक है। इसके बाद में कुत्ते के अस्थायी मजल और डॉग कैचर द्वारा काबू करते हैं। ब्लाइंड विधि द्वारा घोड़े को काबू करते हैं। मेरे को तीनों ही सही लग रहे हैं। ठीक है, भेड़ बकरी को पैरों में बांध करके करते हैं। ठीक है, कुत्ते को मजल और वो कैचर, डॉग कैचर जो होता है वो काबू करते हैं। और ब्लाइंड विधि द्वारा घोड़े को मतलब आंखों के साथ आगे रख देते हैं ताकि वो जो है वो छटपटाए नहीं। ठीक है, तो ये तीनों विधियां हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, सारे सत्य। कौन से दांत कभी भी अस्थाई नहीं होते? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे दांत होते हैं जो कभी भी अस्थाई नहीं होते, यानी कि दूध के दांत में नहीं होते। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पता है 0033/4033 ये ट्रिक होती है। ठीक है, अब इनमें से भी आपको पता है कि ये तो होते हैं स्थाई, और अस्थाई जो होते हैं वो होते हैं 4 सॉरी
0030 अपॉन 4030। तो ये वाले जो होते हैं मोलर टीथ, ये होते हैं प्रीमोलर, ये होते हैं इंसाइजर, ये होते हैं कैनाइन। तो मोलर टीथ जो होते हैं वो हमेशा अस्थायी नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या जाएगा कि मोलर टीथ जो होते हैं ये अस्थायी नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा 70वें का डी। ठीक है। यदि सींग की वलयों की संख्या अगर 5 है तो याद रखना आयु ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो आयु इजिकल टू क्या होता है कि सींग के वलय प्लस उसमें 2 अगर आप जोड़ देते हो तो संभावित आयु आ जाती है। तो याद रखना सींग जो है वो अगर 5 है तो 5 प्लस 2 यानी कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 साल हो जाएगी। तो 71 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। जानवरों के सभी स्थायी दांत का पाया जाना, स्थायी दांतों का पाया जाना, ध्यान रखना अलग अलग नाम है। ठीक है। ये देखो सारों को बता देता हूं। फुल माउथ कंडीशन क्या होती है? फुल माउथ का मतलब है सारे, फुल माउथ यानी पूरा माउथ भरा हुआ है, पूरे स्थायी दांत है। आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है। ब्रोकन माउथ का मतलब क्या हुआ? यदि मसूड़े या जबड़ों में से दांत गिरने लग जाते हैं, जबड़ों से दांतों का गिरना, तो इसको तो अपन कहते हैं क्या ब्रोकन माउथ। और गमर जो होता है उसमें क्या हो जाता है कि पूरे दांत जो है वो गिर जाते हैं, पूरे दांत गिर जाते हैं। ठीक है ना। पूरे दांत अगर गिर जाते हैं तब उसको अपन कहते हैं गमर। और डायस्टेमा तो भाई स्पेस होता है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी टू टीथ, दो खाली दांतों के बीच में। जैसे कि 4033 जो होता है उसमें क्या होता है नीचे वाले दांतों में जो है ऊपर वाले दांत जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपर वाले दांत में ये इंसाइजर होते नहीं। तो कहने का मतलब दांतों के बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं डायस्टेमा कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 72वें का क्या ए। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। इंसाइजर तथा प्रीमोलर दांत के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि दांतों के बीच का स्थान जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं डायस्टेमा कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए असत्य कूट इसमें से छांटना है कि टैटूइंग जो होती है उसमें कान की आंतरिक सतह पर टैटूइंग की जाती है। ठीक है। टैटूइंग जो होती है वो जनरली अपन किस में करते हैं भेड़ बकरी में करते हैं। ठीक है। और कान की आंतरिक सतह पर करते हैं। ठीक है। ब्रांडिंग पिछले पैर की जांघ में किया जाता है, गाय भैंस जो है उनमें की जाती है मुख्यतया। और ईयर नोचिंग कान काट दिए जाते हैं वी आकार से, ये किया जाता है सुअर में। तो ये तीनों ही जो है वो सत्य है। और यहाँ पे असत्य पूछा है तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। 74 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 टैटूइंग के बारे में असत्य कथन छांटिए। मुख्यतया भेड़ बकरी में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। गहरे रंग के पशु में प्रयुक्त नहीं किया जाता। टैटूइंग जो होते हैं इसमें टैटू जो होते हैं ये हल्के रंग के जो पशु होते हैं उनमें आसानी से, हल्के रंग के पशु में आसानी से दिखते हैं, आसानी से दिखते हैं। और इस कारण से जो है अगर आसानी से दिखाई देने वालों में जो है वही किया जाता है, तो गहरे रंग वालों में नहीं किया जाता। आंसर जो है यहाँ पे बी जो है वो असत्य हो जाएगा। सी स्थायी पहचान का तरीका है, ठीक है। और नवजात बच्चों में भी यह विधि प्रयुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आंसर जो है वो गलत है, वो है बी। ठीक है। देखो ये फटाफट कर रहे हैं अपन, और इसलिए फटाफट कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी आपके ज्यादा टाइम वेस्ट हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपन। और क्वेश्चंस का भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस करने के लिए भी अपन जो है वो तरीका जो है मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड अगर आपको करने हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप लाइव देखो। देखो लाइव में बातें जो है वो हो जाती है। ठीक है। मैं नहीं करता लेकिन हो क्यों जाती है क्योंकि आपके कमेंट्स लगातार दिखाई देंगे, और लगातार आपके कमेंट्स दिखाई देंगे तो मुझे रिप्लाई भी करना पड़ेगा। तो लाइव लेंगे अपन वीक में सिर्फ एक बार, और वो डिसाइड तुम करोगे कौन सा दिन रखें। ठीक है ना। और बाकी टाइम में जो है वो अपन लाइव नहीं लेंगे। तो सेफर्स फॉर्मूला जो है वो मेनली किसी पशु को, किसी पशु के परिमाप के आधार पर, परिमाप के आधार पर वजन ज्ञात करने, ठीक है ना, वजन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है
वो शेफर्ड सूत्र होता है, जिसमें पशु की लंबाई इंटू गर्थ, गर्थ यानी कि हर्थ गर्थ, इसके सीने की चौड़ाई का स्क्वायर और बट्टे 300, ये जो है वो शेफर्ड का सूत्र होता है। तो L इंटू जी स्क्वायर अपॉन 300, आंसर 76 का हो जाएगा बी। घोड़ा व घोड़ी, उनमें कौन से ऐसे दांत होते हैं जिनका अंतर होता है? तो एक बार मैंने आपको बताया भी था कि ध्यान रखना कि घोड़ा जो होता है वो काटता है, लेकिन घोड़ी नहीं काटती। वैसे तो घोड़ी में होने चाहिए थे काटने वाले दांत, ठीक है ना, लेकिन फिर भी घोड़ा जो होता है वो काटता है, ठीक है ना। और आपको पता है ये वाले दांत, ये ये जो दांत होते हैं जो कि कैनाइन वाले होते हैं, कुत्ता काटने वाला, ठीक है ना। तो कुत्ता ये जो होता है कैनाइन टीथ, इससे जो है वो चीजों को काटता फाड़ता है, ठीक है ना, चीर फाड़ करता है। तो जो चीर फाड़ वाले दांत होते हैं ये घोड़े में उपस्थित होते हैं, लेकिन घोड़ी में नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसी रीजन से कैनाइन टीथ का जो है वो अंतर होता है, ठीक है। ये मैंने एक बार और भी बताया था आपको। दूध सुखाने की सबसे अच्छी और सबसे खराब विधि कौन सी? अगर दूध सुखाना है तो अच्छी विधि तो ये है कि थोड़ा थोड़ा दूध दूना स्टार्ट करो, लास्ट में जो है वो लास्ट के 2 महीने 2.5 महीने जो है वो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा दूध दोहन करो, एकदम से मत सुखाओ। एकदम से सुखा दिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे खराब विधि क्या है कि एकदम से सुखा दिया, और सबसे अच्छी विधि क्या है कि धीरे धीरे सुखा। तो अपूर्ण दोहन ये जो होता है वो तो होता है सबसे अच्छी विधि, और पूर्ण समाप्ति ये होती है सबसे खराब विधि। आंसर हो जाएगा 78वें का सी, ठीक है। हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि, तो ये जैसे टीट्स है तो उनमें सबसे अच्छी विधि तो क्या है? पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। और सबसे खराब विधि जो है वो है ये, ठीक है, अंगूठा विधि, जिसमें उसके टीट्स जो होते हैं उसको क्या कर सकते हैं अपन? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे अच्छी पूर्ण हस्त विधि और सबसे खराब अंगूठा विधि। चलो तो आंसर हो जाएगा 79 का सी, ठीक है। अगला है निम्न में से असत्य कथन छांटो। छांटो भाई बैठ करके, क्या है, क्या बोल रहा है ये? दूध निकालने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन ही होता है जो संकुचन करवाता है। दुग्ध दोहन 5 से 7 मिनट में पूरा कर देना चाहिए, भाई सही है। गाय में दुग्ध दोहन सामान्य तरह तया बाहरी बाई तरफ से किया जाता है, ये भी सही है। और ऑक्सीटोसिन की अर्ध आयु काल 1.5 से 2 मिनट होती है, इसमें लिखा हुआ है 15 से 20 मिनट, ये हो जाएगा गलत। आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर जो है वो डी हो जाता है, 80वें का क्वेश्चन हो जाएगा डी। अगला देखिए, दूध का सबसे स्थिर और सबसे ज्यादा परिवर्तनशील घटक कौन सा है? तो भाई दूध का सबसे परमानेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। तो लैक्टोज जो होती है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। और जो फैट होती है वो परिवर्तनशील होती है। फैट 3 भी हो सकती है, आपने सरस का दूध देखा होगा, 3 4 5 6 7 फैट तक आता है, ठीक है। तो सबसे परिवर्तनशील तो होता है फैट, और सबसे कम परिवर्तनशील होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज और फैट, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 81वें का सी, ठीक है। दुग्ध दोहन के तुरंत बाद पशु को चारा देकर 30 मिनट तक खड़ी अवस्था में रखना चाहिए, ताकि बीमारी की संभावना से जानवर को बचाया जा सके। कौन सी ऐसी बीमारी जिससे बीमार बचाया जा सकता है? तो तुम्हें पता है, जिनके घर पे डेयरी है, जिनके घर पे गाय है, उनको सबसे ज्यादा जो, और जो फील्ड करते हैं उनको भी पता है सबसे ज्यादा बीमारी जो है वो कौन सी देखने को मिलती है? मैस्टाइटिस, ठीक है। और मैस्टाइटिस रोग जो होता है वो किस कारण से होता है? जिसमें क्या होता है कि यदि दुग्ध दोहन के पश्चात, यदि दूध निकालने के पश्चात जो है वो कुछ समय तक जो है वो टीट कैनाल जो होती है वो कुछ समय तक खुली रहती है, ठीक है। और उसके बंद होने तक जो है वो उसे खड़ा ही रखना चाहिए। अगर वो बैठ जाती है तो उसमें इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया वगैरह घुस सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी वाला नहीं होता, ग्लूकोज की कमी ये नहीं होता। थनेला, आंसर इसका क्या हो जाएगा? थनेला, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैस्टाइटिस बोलते हैं। और पशु माता जो कि रिंडर पेस्ट होता है ये भी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला देखिए, बछड़े की विनिंग की उम्र जो होती है वो कितनी होती है? विनिंग क्या होती है? विनिंग होती है कि माता से बछड़े को अलग करना, माता से बछड़े को अलग करना, इसको जो है वो अपन कहते हैं विनिंग। और याद रखना, विनिंग जो होती है, ठीक है, वो 90 दिन में जो है वो बछड़े कर दी जाती है। अच्छा एक चीज और याद रखना, बच्चों को जो है, बछड़ों को, एक दो ने क्वेश्चन भी पूछा था कि बछड़ों को जो है वो काफ रिफ्लेशन,
ठीक है ना, जो कि थोड़ा थोड़ा जो है वो अपन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ रिप्लेसर जो है वो कब देना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना 15 से 20 दिन के बाद ही जो है वो आप बछड़ों को काफ रिप्लेसर दे सकते हो। ठीक है, तो काफ रिप्लेसर जो है वो बछड़ों को 15 से 20 दिन बाद आप दे सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। मजबूत मात्र प्रवृत्ति वाले जानवरों में, मजबूत मात्र प्रवृत्ति जिनमें क्या होता है कि मात्रपन जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ऐसे जानवर जो कि क्या होता है मजबूत मात्र प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन जानवरों में विनिंग करने से यानी कि बछड़ों को दूर करने से जो है वो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो देखो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्या दुग्ध उत्पादन गिरावट होगा, बिल्कुल भाई, जैसे ही बछड़े को अलग ले जाएंगे वही सिस्टम हो जाएगा जो बछड़े के मरने के बाद जो है वो माता में हो जाता है। तो माता जो होती है उनमें क्या होता है, जब बछड़ा मर जाता है तो उसके बाद में जो है वो क्या होती है, माता जो गाय जो होती है वो दूध देना बंद कर देती है। तो सेम सिस्टम, दुग्ध उत्पादन गिर जाएगा, दूध सूखने लग जाएगा, स्वभाव संबंधी जो है वो समस्या होने लग जाएगी। तो आंसर यहाँ पर डी, ये सारी समस्याएं जो होने लग जाती है, तो 84 का आंसर जाएगा डी। ठीक है, 85, किस पशु के आवास में पशुओं को दो समानांतर कतारों में चेहरा विपरीत दिशा में, अच्छा तो ये चेहरा है इस तरह से रखा जाता है, तो यानी कि यहाँ पे टेल टू टेल सिस्टम है भाई। ठीक है ना, तो इसने क्वेश्चन पूछा कि टेल टू टेल सिस्टम जो होता है, क्या पूछा इसमें, विपरीत दिशा में, अच्छा कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये बड़ा खराब क्वेश्चन है। फेस टू फेस नहीं है, ये टेल टू टेल है, तो टेल टू टेल सही हो जाएगा। फेस आउट भी सही हो जाएगा, तो यानी कि बी और सी दोनों सही है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि दोनों के चेहरे बाहर है, दोनों के फेस बाहर है, तो कौन सा सिस्टम होगा, फेस आउट सिस्टम। मुर्गियों के आवास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो देखो एक तो होता है फ्री रेंज सिस्टम जिनमें उनको बहुत ज्यादा स्पेस दिया जाता है। सेमी इंटेंसिव में क्या होता है, कुछ समय तक उनको स्पेस दिया जाता है, कुछ समय तक जो है उनको केज में रखा जाता है। डीप लिटर में क्या होता है, 8 से 12 इंच की जो है वो लिटर बनाई जाती है, जो कि अलग अलग प्रकार के जो है वो चीजों से बनाई जाती है, 8 से 12 इंच की, और उसमें रखा जाता है। तो ये सबसे अच्छी विधि है। और केज सिस्टम व्यापारिक विधि है, जिसमें केज में जो है वो अंडे देने वाले जो लेयर एनिमल होते हैं उनको रखा जाता है, तो केज सिस्टम है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम विधि जो है वो डीप लिटर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें पूरा जो है वो एक लिटर बनाया जाता है, पूरी एक पैडिंग बनाई जाती है, और उसमें जो है वो मुर्गियों को रखा जाता है। सबसे अच्छी विधि है सी। ठीक है, 87 की बात करते हैं अपन। 87 जो है वो निम्न में से गायों की उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है, गिर गाय जो है वो गिर के जंगल और जूनागढ़ में पाया जाता है, भाई गिर गुजरात में पाया जाता है, बिल्कुल सही। साहिवाल पाकिस्तान के मोंटेगोमरी स्थल में होता है और इसी कारण से इसको मोंटेगोमरी बोलते हैं, ये भी सही है। फिर तीसरा इसने दिया रेड सिंधी जो है वो पाकिस्तान के कराची क्षेत्र से है, ये भी सही है भाई, तीनों ही सही है। तो चौथा गलत है सीधा सा। थार पार कर हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में नहीं होती भाई, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के थार पार कर क्षेत्र में ही होती है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हरियाणा वाली तो हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में हरियाणवी है, अलग ही नस्ल है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तीनों सही हो गए थे, तो वैसे भी क्या आंसर था, डी था। चलिए अगला फिर से 88, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। निमारी गाय जो होती है उसमें गुलाबी मजल पाई जाती है, ये आपके नोट्स में भी जो है वो लिखवाया हुआ है कि गुलाबी मजल जो है वो निमारी गाय में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। डांगी गाय की त्वचा तेलीय होती है, ठीक है। मेवाती गाय गिर, साहिवाल और थार पारकर की मिश्रित नस्ल है, ये गलत है। अंगोल नस्ल आंध्र प्रदेश की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये तीनों सही दिख रहे हैं, एक ही गलत दिख रहा है, मेवाती गाय। यहाँ पे ध्यान रखना जो त्रिसंकरण नस्ल होती है वो होती है राठी, ठीक है ना, और वो किससे बनती है आपको सभी को पता है। ठीक है, उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि वो किससे बनती है। ठीक है, तो रेड सिंधी, साहिवाल और थारपार का इन तीनों का मिक्सर होता है राठी। ठीक है, आगे देखिए, अरे सॉरी, 89 क्वेश्चन, विश्व की सबसे भारी गाय कौन सी है। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा आता है सबसे भारी या सबसे ज्यादा दूध देने वाली, ठीक है, सबसे ज्यादा कम कैल्शियम वाली, सबसे कम फैट वाली, या सबसे ज्यादा जिसमें मिल्क फीवर बीमारी होती है, ये सारे आंसर्स में आपके जाएगा हॉलस्टीन फ्रीसन। ठीक है, और जर्सी गाय जो होती है इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, ये भी याद रखना, सबसे लंबा दुग्ध काल जो होता है वो किसका होता है, जर्सी का होता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। सभी विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल, अभी मैंने बताया था सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, जर्सी का। ठीक है, विदेशी गाय की किस नस्ल में सबसे ज्यादा फैट परसेंट है और सबसे कम फैट परसेंट, कम तो मैंने बताया था एचएफ में होता है। ठीक है, सबसे कम एचएफ में होता है और सबसे ज्यादा जो है वो होता है जर्सी में। ठीक है सर, जर्सी में सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किस में होता है, एचएफ में होता है। आंसर हो जाएगा 91 का बी। ठीक है, 92, किस भैंस का रंग तांबे के जैसा होता है, ध्यान रखना बदावरी जो है उसमें कैसा होता है, तांबे जैसा रंग होता है। ठीक है, अच्छा अब एक दो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर सफेद रंग की लाइन जो है वो किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखना गर्दन के नीचे सफेद रंग की जो लाइन जिसको अपन कंठी भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो सफेद रंग की दो लाइन जो होती है, दो रेखाएं तो होती है किसमें, बदावरी में। और दो पट्टियां, ये दो मैंने लैंग्वेज देखे थे, दो पट्टियां जो होती है वो सूरती में होती है। ठीक है ना, दो लाइनें तो होती है किसमें, बदावरी में, और दो पट्टियां जो होती है वो सूरती में होती है। ठीक है, इसको मैंने एक बार देखा था तो मेरे को याद आ गया अभी, दो रेखाएं और दो पट्टियों वाला, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर किसी को और भी फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है, इसमें अगर आपको दो अलग अलग चीजें कहीं पर दिखे तो मेरे को एक बार भेजना आप इसका, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिखता है इससे रिलेटेड जिसमें आपको लगता है कि नहीं सर आपने कुछ अलग बताया, इसमें कुछ अलग बता रहा है, तो मेरे को एक बार इस नंबर पे भेज देना। ठीक है, मैं देख लूंगा, बोल देना टीडी सर के लिए क्वेश्चन, तो मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, तो इस नंबर पे भेज देना। आगे देखिए, करण फ्राइस और करण स्विस इतनी फेमस है भाई, करनाल से ये करण फ्राइस और करण स्विस। करण स्विस में तो जो है वो एच एफ प्लस साहिवाल होती है, और करण फ्राइस में जो है वो आपके होती है एक तो एच एफ और एक थार पारकर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा करण फ्राइस का ए। ठीक है, 93 का आंसर हो गया ए। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप जो है मुझे भेज दिया कीजिए। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चंस का लगभग का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, आप सभी में से कई सारे जो है मुझसे सॉल्यूशन पूछते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं बता पाता हूँ बाई चांस वो मैसेज जो है वो पुराना हो जाता है, तो आप वापस से एक बार भेज दीजिए ताकि वो ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं कई बार डीप में नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता, मैं ऊपर ऊपर वाले मैसेज देख करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपने कभी के सर मैंने आपको मैसेज किया और आप जो है आपने कोई आंसर नहीं दिए तो भाई वापस भेज देना। ठीक है ना, कम से कम पर डे 100 से 125 मैसेज होते हैं, उनमें से मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सभी के जवाब दे पाऊँ। ठीक है, और ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लगती है कि सर ये अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है तो वो भी भेजा करो मुझे। ठीक है ना, तो ताकि आपको मैं जो है उस चीज़ का सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो दे पाऊँ। ठीक है ना, तो भारतीय बकरियों के बारे में सत्य बताना है आपको, सॉरी असत्य बताना है। ठीक है, तो ये बता रहा है सबसे पहले तो बारबरी बकरी जो होती है वो सिटी ब्रीड होती है। ठीक है, बारबरी तो सिटी ब्रीड है। जमनापुरी सबसे सुंदर है। ठीक है, पश्मीना बकरी डेयरी नस्ल है। पश्मीना बकरी तो वो है ना जो कश्मीरी सॉल जिससे बनाई जाती है। ठीक है ना, और मालाबारी बकरी केरल की। तो इनमें से असत्य पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इसमें देख लेना क्या दिया आंसर, अगर गलत दिया है तो भी बता देना, तो मेरे हिसाब से पश्मीना होना चाहिए। एनबीए जीआर करनाल के अनुसार भारत में बकरी कुल नस्ल है, तो अभी वर्तमान में जो है वो बकरी की कुल नस्ल जो है वो कितनी है, 41। ये पुराना ऑप्शन था, 41 कर देना अभी, ये अब 41 हो गई। इनका जो है मैं अलग से एनबीए जीआर का एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, नई नस्लें जितनी भी है। भारतीय बकरियों के बारे में असत्य कूट छाटिए, ये तो वापस से वही आ गया। भेड़ जैसी बकरी और बकरी जैसी भेड़ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछा आता है बकरी जैसी भेड़, और एक पूछा आता है भेड़ जैसी बकरी। तो याद रखना बकरी जैसी भेड़ है वो तो है नेलोर, और जो भेड़ जैसी बकरी है वो है अंगोरा। ठीक है ना, तो भेड़ जैसी बकरी इसलिए है क्योंकि बकरी की वो नस्ल जिससे जो है वो अच्छे किस्म की जो है वो ऊन वाली चीजें बनाई जा सकती है, इस कारण से इसका अंगोरा है। अविवस्त्रा और अविमानस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अविवस्त्रा और अविमानस। पानी बिल्कुल, एक सेकेंड। तो देखो अविवस्त्रा और अविमानस, तो याद रखना अविवस्त्रा और अविमानस दोनों इंपॉर्टेंट है। एक दोनों में जो है वो नर तो जो है वो सेम है, रैम्बुलेट नर, और
अभिमानस में जो है वो तो होता है माँ से मालपुरा, बस ये याद रखना। अभिमानस में जो है वो तो हो जाएगा माँ से मालपुरा, और अभिवस्त्र जो है उसमें हो जाएगा चौकला। तो याद रखना चौकला और रेम्बुलेट नर, इससे जो संकरण से जो बनती है वो हो जाएगा 98 का आंसर यहाँ पर ए। ठीक है। 99 बुद्धिमान तथा रेसिंग के कारण घोड़े की किस नस्ल को पोलो खेल में उपयोग लिया जाता है? तो याद रखना मणिपुरी ऐसी नस्ल है जिसका रेसिंग में रेसिंग घोड़ा होता है, पोलो में भी उपयोग करते हैं। यदि आपको पूछा जाता है घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो याद रखना सर्वोत्तम नस्ल जो है वो आपकी कौन सी हो जाती है? काठियावाड़ी। ठीक है। राजस्थान की सबसे फेमस मारवाड़ी है, आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुर्गियों की नस्ल जो राजस्थान की है, तो भाई याद रखना एक मेवाड़ी नस्ल जो है वो राजस्थान की है। असील बड़ी फेमस है क्योंकि ये फाइटिंग मुर्गियां जो होती है जिनको लड़ाइयों के लिए उपयोग लिया जाता है। और काला मासी जिसका ब्लैक मीट होता है, वो काला मासी फेमस है यहाँ पर, वो है कड़कनाथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। और इसी के साथ में अपन ने जो है वो सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस है वो आपको जो है वो अलग से आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है ना अभी तक टेस्ट सीरीज या फिर एमसीक्यू या फिर मॉक टेस्ट कोई भी अगर आपको बुक कराने हो, इससे जानकारी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। बाकी फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से जो है वो आप वीडियो को इतना प्यार देते रहिए। बाकी अभी जो है वो आपके कौन से लेक्चर्स स्टार्ट करने हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो फिजियो के चलेंगे थोड़े दिन, फिर फार्मा के चलेंगे। ठीक है। और जेनेटिक्स के लाइव के बहुत सारे कमेंट आए थे, भाई लूंगा मैं, थोड़ा सा मुझे फ्री अब हुआ हूँ। ठीक है। टाइम मिला है मुझे, अब मैं जो है वो आपके एक वीडियो जो है जेनेटिक्स की पूरी क्लास का जो है वो लूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।